नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो सीधे उत्तर कोरिया के अंदर से आती है। एक नौजवान सैनिक की कहानी जिसका नाम गुई नान है और उसके आज़ादी के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत ही जोखिम भरे सफ़र की। ये जानकारी हमें क्रॉसिंग दी 30th पैरेलल नाम के टेक्स्ट के कुछ हिस्सों से मिली है। हाँ, और ये कहानी हमें बताती है कि उत्तर कोरिया में जीवन कैसा है, कम से कम जैसा गुई नान ने अनुभव किया। बिल्कुल, एक बहुत ही सख्त व्यवस्था जहाँ पुरुषों को 10 साल सेना में बिताने पड़ते हैं। 10 साल, और अगर कोई भागने की सोचता भी है तो सरकार उन्हें रोकने के लिए मतलब हर मुमकिन कोशिश करती है। हाँ, वो डरावने वीडियो दिखाते हैं भगोड़ों की मौत के, ताकि डर बना रहे। इन्हीं हालात में गुई नान फंसा हुआ था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो आज़ादी की एक चिंगारी थी। हाँ चलिए इस कहानी की तहों में उतरते हैं जरा। हाँ, और कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है 38th समानांतर रेखा, मतलब वो सीमा जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। गुई नान की नींव सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी, आजादी का दरवाजा कह लीजिए। सही। स्रोत में जिस जीवन का जिक्र है वो पार्टी के कड़े नियंत्रण और उस फौजी अनुशासन से बंधा हुआ है। पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये स्रोत गुई नान के अपने अनुभव पर आधारित है, उसकी नजर से लिखी कहानी है। अच्छा। ये पूरे उत्तर कोरिया की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक खास सफर का बयान है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गुई नान के फौजी जीवन से। वो अपनी 10 साल की अनिवार्य सेवा में है। जैसा आपने कहा, सैनिकों को लगातार वो प्रचार वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें भागने वालों का बहुत बुरा हश्र दिखाया जाता है। हाँ, ताकि कोई सोचे भी नहीं। हाँ, माहौल ही ऐसा कि कोई भागने की सोच भी ना सके। लेकिन गुई नान के मन में वो ख्याल पहले से था, अंदर ही अंदर। हाँ, एक दिलचस्प घटना का जिक्र आता है। वो जमीन पर गिरी हुई शक्कर उठाकर अपने ड्राइवर के मुंह में डाल देता है। अच्छा। स्रोत ने लिखा है कि ड्राइवर को बड़े अफसरों का डर नहीं था, पर उसे गुस्सा जाहिर करने की भी इजाजत नहीं थी। ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है वहाँ के माहौल के बारे में, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि नियंत्रण सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो मानसिक भी है। सही कहा। वो प्रचार वीडियो वो डर के जरिए काबू रखने का एक तरीका है, और दूसरी तरफ वो ड्राइवर की प्रतिक्रिया, गुस्सा ना कर पाना। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों ने शायद हालात से एक तरह का समझौता कर लिया है, अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में गुई नान बाद में ड्राइवर से एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। क्या पूछता है, तुम बताओ, लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब सब कुछ पार्टी ने पहले ही तय कर रखा है? ओहो, ये तो सीधा व्यवस्था पर सवाल है। हाँ, ये सवाल अपने आप में काफी मायने रखता है ना? यकीनन ये उस व्यवस्था पर ही उंगली उठाता है जहाँ शायद व्यक्तिगत इच्छा या मेहनत का कोई मोल ही नहीं। और ड्राइवर का जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। क्या जवाब देता है वो? वो कहता है, यही तो वजह है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि किस्मत को कैसे स्वीकार करना है। ये थोड़ा अजीब नहीं? किस्मत स्वीकारना और फिर भागने में साथ देना। हाँ, पहली नजर में लगता है, पर शायद इसका मतलब यह है कि ड्राइवर गुई नान में वो हिम्मत देख रहा था जो हालात से समझौता करने के बावजूद बदलाव की उम्मीद रखती है। अच्छा। स्रोत इस भावना को पकड़ता है जब वो कहता है, इस सख्त और पुराने चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल था जो बहुत समय से भाग जाने की योजना बना रहा था। ये गुई नान के बारे में? हाँ, गुई नान के बारे में, जो ऊपर से शायद व्यवस्था का हिस्सा लगता हो, पर अंदर ही अंदर वो आजादी की तैयारी कर रहा था। और उसकी ये तैयारियां कोई मामूली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि वो हर रात जब सब सो जाते थे, चुपके से कैंप से निकलता था। हर रात? हाँ, और सीमा की तरफ भागने का अभ्यास करता, अंधेरे में। कैसे? लकड़ी की एक पतली छुरी से जमीन को टटोलता हुआ, ताकि किसी बारूदी सुरंग पर पैर न पड़ जाए। बाप रे। उसकी नजर बस उस 38वीं समानांतर रेखा पर टिकी थी। एक रात तो अभ्यास करते हुए पास में धमाका भी हुआ। उसे लगा पकड़ा गया होगा। हाँ, उसे लगा पकड़ा गया, पर पता चला कि वो एक जंगली सुअर था। ये डर का माहौल दिखाता है। बिल्कुल, ये तैयारियां दिखाती हैं कि कितना ज्यादा दांव पर लगा था। हर रोज अभ्यास करना, बारूदी सुरंगों के बीच से रास्ता खोजना। सोचिए जरा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी बेहद खतरनाक योजना थी। जरा सी चूक और मतलब मौत। हाँ, सीधा मौत। हाँ, और कहानी यहाँ और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। एक दिन बारिश होने लगती है। एक साथी सैनिक कहता है, मुझे लोहे की गंध आ रही है, मतलब बारिश तेज होगी। तो ये गुई नान के लिए अच्छा था। हाँ, उसके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि तेज बारिश उसके बनाए निशानों को मिटा सकती थी। पीछा करना मुश्किल होता। लेकिन तभी बिजली कड़कती है और पता चलता है कि वही जंगली सुअर फिर आ गया है। अरे! इस बार सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कैंप में दावत होती है। दावत सुअर की? हाँ, माहौल थोड़ा हल्का होता है। एक मोटा ताजा सैनिक मजाक में खुद को कुपोषित कहता है। सोचिए। हाँ, विडंबना देखिए। लेकिन गुई नान का ध्यान कहीं और था। वो चुपके से उस दावत में से थोड़ा मांस अपने लिए बचा लेता है। क्यों? बात के लिए? हाँ, वो अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता था जो उसने शायद दक्षिण कोरियाई ड्रामा में देखी होंगी। जैसे कि फ्राइड चिकन, ठंडी बियर, एक अलग तरह की जिंदगी। ये इच्छाएं, फ्राइड चिकन, बियर, ड्रामा, ये बहुत मानवीय है। हाँ। ये दिखाती हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों का चुनाव करने की, अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी भी है। बिल्कुल। स्रोतों ने इस बात को उजागर करता है। कोरियन ड्रामे में दिखने वाली आजादी फ्राइड चिकन और बियर की बातें याद करता, जो वहां रह के वो कभी नहीं पा सकता था। सही। ये इच्छाएं उस कठोर असलियत के बिल्कुल उलट थीं जिसमें वो जी रहा था, और शायद यही चीजें उसके भागने के इरादे को और मजबूत करती थीं। हाँ, उत्तर का भाव और दक्षिण की वो शायद काल्पनिक की सही बहुत आयत। बिल्कुल, वो अंतर। लेकिन उसकी योजना लगभग पटरी से उतर जाती है। कैसे? जब उसका एक साथी डोंग हे उसके पास आता है। डोंग हे? हाँ, डोंग हे उसे बताता है कि अगला दिन उसका जन्मदिन है और वो भागना चाहता है। भागना क्यों? उसकी माँ पहले दक्षिण कोरिया भाग चुकी हैं और वो उनसे मिलना चाहता है। ओहो। उसने गुई नान से पूछा कि क्या वो भी अकेले भागने की सोच रहा है। गुई नान के लिए ये एक झटका था। जाहिर है, उसका राज खोल सकता था। हाँ, दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। नहीं। डोंग हे। हाँ, डोंगे भाग निकला था। गुई नान उसके पीछे भागा, उसे रोकने की कोशिश की। रोका क्यों? समझाया कि अभी सही वक्त नहीं है, योजना पक्की नहीं है। दोनों में हाथापाई भी हुई। अरे बाप रे। गुई नान ने लगभग उससे रोक लिया था, लेकिन तभी गश्ती दल आ गया और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। ओहो, सब खत्म। हाँ, ये घटना दिखाती है कि कैसे हताशा में लिए गए फैसले दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। सही कहा। डोंगे की अपनी माँ से मिलने की इच्छा समझी जा सकती है, लेकिन उसके इस कदम ने उसने गुई नान की पूरी योजना और उसकी जान को दांव पर लगा दिया। और पकड़े जाने के बाद स्रोत बताता है कि दोनों को भयानक यातनाएं दी गईं।
टॉर्चर किया गया। हे भगवान, डोंग हे पर भगोड़ा होने का आरोप साबित हुआ और उसे मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा। और गुइनान का क्या हुआ? गुइनान की किस्मत भी लगभग तय लग रही थी, उसे भी सजा मिलनी ही थी। लेकिन तभी कहानी में एक और किरदार आता है, ली शाओजुओ। ली शाओजुओ ये कौन था? सुरक्षा ब्यूरो का एक अधिकारी, वो जांच के लिए आया था। अच्छा। और पता चलता है कि ली शाओजुओ गुइनान के पिता को जानता था। वो कभी ली के परिवार के ड्राइवर हुआ करते थे। ओहो, पुराना कनेक्शन। हाँ, और इसी कनेक्शन का असर होता है। ली शाओजुओ मामले को रफा दफा करने का फैसला करता है। रफा दफा मतलब यहाँ सत्ता का खेल और व्यक्तिगत संबंधों का प्रभाव दिखता है। ली शाओजुओ एक झूठी रिपोर्ट बनाता है। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जिसमें ये दिखाया जाता है कि गुइनान ने डोंग हे को पकड़ा था, न कि वो खुद भागने की कोशिश कर रहा था या उसके साथ था। तो उसने गुइनान की जान बचा ली एक तरह से? हाँ, जान तो बचा ली, लेकिन इसकी एक कीमत थी। क्या कीमत? ली शाओजुओ ने गुइनान को प्रस्ताव दिया कि वो सजा से बच सकता है अगर वो उसका निजी ड्राइवर बन जाए। ड्राइवर तो मौत के मुंह से वापसी, लेकिन क्या ये वाकई आजादी थी? स्रोत के अनुसार गुइनान इसे ऐसे नहीं देखता था। कैसे देखता था वो? ली शाओजुओ का मकसद शायद अपनी पोजीशन बचाना था और एक वफादार ड्राइवर पाना था। उसके लिए ये कोई दया का काम नहीं था, ये एक सौदा था। मतलब अपना फायदा। हाँ, और गुइनान इस बात को समझता था। जैसा कि स्रोत में लिखा है, उसके मन में विचार आता है, ये भी गुलामी ही है, बस जगह बदल रही है। सही, फौजी कैंप के कैद से निकलकर एक दूसरी कैद में। हाँ, शायद थोड़ी आरामदायक, पर फिर भी कैद ही थी। आजादी का सपना अभी भी अधूरा था। तो उसने इंतजार किया मौके का। हाँ, और जैसे ही मौका मिला उसने फिर कोशिश की। इस बार वो ली शाओजुओ के कमांड पोस्ट से भागा। इस बार कैसे भागा? भागते हुए उसने कमाल की चालाकी दिखाई। उसने रास्ते में एक नशे में धुत अफसर को देखा। अच्छा। और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। चेक पोस्ट पर गार्ड ने अफसर को देखा तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, गाड़ी जाने दी। हाँ, सिस्टम का फायदा उठाया। हाँ, बाद में जब अफसर को होश आया तो उसने खुद को कहीं और पाया और गुइनान तब तक निकल चुका था। गजब, ये उसकी साधन संपन्नता दिखाता है। वो व्यवस्था की कमजोरियों को, जैसे अफसरों का नशे में होना या पद का रौब, हाँ, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं भाग रहा था, बल्कि मानसिक रूप से भी सिस्टम को मात दे रहा था। लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म होती हैं? उसकी कार का ईंधन खत्म हो गया। फिर जब एक दूसरी गाड़ी मदद के लिए रुकी तो उसने फिर झूठ का सहारा लिया। क्या झूठ बोला? उसने खुद को सुरक्षा ब्यूरो का अधिकारी बताया और कहा कि वो ली शाओजुओ के लिए काम करता है। ली शाओजुओ का नाम? हाँ, ली शाओजुओ का नाम इतना बड़ा था कि लोग डर गए और उसे जाने दिया। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता था। बिल्कुल, जल्दी लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुष्टि के लिए फोन कर दिया। और यहीं से तनाव वो एकदम चरम पर पहुंचने लगता है। स्रोत बताता है कि जिस वक्त ली शाओजुओ को खबर मिली, वो किसी पार्टी में पियानो बजा रहा था कि गुइनान उसके नाम का इस्तेमाल करके भागा है। सोचिए उसका गुस्सा। हाँ, उसका पारा चढ़ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे पकड़ो। अब ये सिर्फ भागना नहीं था। नहीं, अब ये एक सीधा टकराव बन गया था। उसके पीछे अब पूरी सरकारी मशीनरी लग गई थी। और पीछा वाकई बहुत खतरनाक था। क्या हुआ? उसके साथ जो सिपाही भेजा गया था उसने धोखा दिया, गोलीबारी हुई, वो बच गया। हाँ, गुइनान बाल बाल बचा, पर उसका नक्शा कहीं गिर गया। नक्शा गिर गया? ओहो। अब वो घायल था, बिना नक्शे के, और उसके पीछे ली शाओजुओ के लोग। हालत बहुत खराब हो गई। हाँ, भागते भागते वो बारूदी सुरंगों वाले इलाके में पहुंच गया। माइंस के बीच, बिना नक्शे के? हाँ, स्रोत बताता है कि इस कोशिश में ली शाओजुओ के कुछ आदमी भी मारे गए, लेकिन गुइनान किसी तरह उस मौत के मैदान से निकल गया। ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि वो किस हद तक जाने को तैयार था। बिल्कुल। बिना नक्शे के बारूदी सुरंगों के बीच से गुजरना, ये लगभग आत्महत्या जैसा था। हाँ, ये उसकी हताशा और आजादी पाने की वो जबरदस्त इच्छा को दर्शाता है। और फिर सीमा तक पहुंच पाया। वो आखिरकार सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गया। पहाड़ी के ऊपर उसे दक्षिण कोरियाई सैनिक दिखाई दिए। आजादी सामने थी। हाँ, आजादी बस चंद कदम दूर थी। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि अचानक क्या उसका पैर एक माइन पर पड़ गया। नहीं, वो वहीं जम गया और तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर बंदूक रख दी। कौन? ली का आदमी। हाँ, ली शाओजुओ का आदमी जो उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया था। सोचिए उस पल के बारे में, एक तरफ मौत मतलब माइन, दूसरी तरफ मौत या कैद, और सामने धुंधली सी दिखती आजादी। ये उसकी यात्रा का सबसे तनावपूर्ण क्षण था। उस भयानक स्थिति में गुइनान ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। क्या किया उसने बंदूकधारी सैनिक को अपनी ओर खींचा और कहा, अगर तूने गोली चलाई तो मैं ये माइन छोड़ दूंगा, हम दोनों मर जाएंगे। धमकाया? हाँ, वो सैनिक डर गया। गुइनान ने धीरे धीरे कांपते हुए अपना पैर माइन से हटाया और तभी उसे एहसास हुआ कि वो माइन वो नकली थी, एक डमी। क्या? नकली माइन? हाँ, जैसे ही सैनिक ये देखकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, गुइनान ने पूरी ताकत से एक घूंसा उसके मुंह पर मारा। गिरा दिया उसे? हाँ, वो जमीन पर गिर पड़ा। उठते हुए गुइनान ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मत रोकना, मैं आजाद होना चाहता हूँ। और फिर वो लड़खड़ाता हुआ पहाड़ी पार कर गया दक्षिण कोरिया की ओर। वाह, ये नकली माइन वाला क्षण बहुत बहुत प्रतीक है। कैसे? शायद ये दिखाता है कि कभी कभी डर, खासकर जो व्यवस्था डर बनाती है, वो असल खतरे से ज्यादा बड़ा महसूस होता है। हो सकता है, या शायद ये सिर्फ किस्मत थी। लेकिन गुइनान का आखिरी वाक्य, मैं आजाद होना चाहता हूँ, और उसका उस सैनिक को गिराकर आगे बढ़ जाना, ये उस पूरी व्यवस्था पर, उस गुलामी पर उसकी व्यक्तिगत जीत थी। उसने न सिर्फ शारीरिक सीमा पार की, बल्कि शायद एक मानसिक सीमा भी। तो ये कहानी ये हमें क्या बताती है? ये गुइनान की एक अविश्वसनीय यात्रा है, जोखिमों से भरी, हताशा और हिम्मत के बीच झूलती हुई। हाँ, और अंततः आजादी की एक बेहद निजी परिभाषा को हासिल करती हुई। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये स्रोत एक व्यक्ति का नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन ये हमें उत्तर कोरिया के अंदर के जीवन की एक दुर्लभ और शक्तिशाली झलक देता है। स्रोत का अंत बहुत मार्मिक है। क्या कहते हैं अंत में? पहाड़ी पार कर गया जहां आगे दक्षिण कोरिया था, और पीछे सिर्फ धुआं, बारूद और गुलामी। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि आजादी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या हो सकता है। सही। गुइनान के लिए शायद ये फ्राइड चिकन और